हेलो दोस्तों, जब हम बात करते हैं सिविल सर्विस एग्जाम की तो हम जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एनसीईआरटी। एनसीईआरटीज यूपीएससी का बेस बनाती हैं। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो या पॉलिटी पढ़ रहे हो, ये बुक्स आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग तो करती ही हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी फैक्चुअल क्लैरिटी भी देती हैं। लेकिन आप लोग काफी बार ना एनसीईआरटी पढ़ते समय बोर हो जाते हो एंड काफी बार एनसीईआरटी पढ़ना टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है? आंसर बहुत ही सिंपल है। बोरिंग ना हो और आपका टाइम भी ज्यादा कंज्यूम ना हो, इसके लिए हम लाए हैं जूनियर यूपीएससी प्रोग्राम, एक ऐसा एनसीईआरटी प्रो और यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम जिसमें आपको मिलता है एनसीईआरटी का एक बेहतरीन एनिमेटेड वीडियो कोर्स। ये जो कोर्स है ये स्पेसिफिकली यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए डिजाइन किया गया है, जहां पर अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम विजुअल एनिमेशन के माध्यम से आपको आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए टेक्टोनिक प्लेट्स का, या आप एग्जाम्पल ले लो मुगल एम्पायर के अलग अलग जो लड़ाइयाँ जो युद्ध हुए उनका आप एग्जाम्पल समझ लो। इनको याद करने में अगर दिक्कत होती है ना तो कोई घबराने की बात नहीं है। एनिमेशंस के माध्यम से आपको विजुअलाइज करना और इन कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ ही साथ एक और भी बेहतरीन बात है कि आपको रिकॉल करने में भी ना चीजें आसानी होती हैं जब आपके दिमाग में आपने चीजों को इंटरेक्टिव लर्निंग से पढ़ा हुआ होता है। आप अपनी प्रेपरेशन को कहीं भी कभी भी रिवाइज कर सकते हो इस एनिमेशन कोर्स के साथ। इसके अलावा इस प्रोग्राम में शामिल है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, का नाम है पर्सनलाइज मेंटरशिप। पर्सनलाइज मेंटरशिप के माध्यम से आप अपने मेंटर्स के साथ बहुत आराम से कनेक्ट कर पाओगे। इवन यहाँ पर आपके साथ रेगुलर इंटरेक्शन रहेगा आपके जो वेल नोन ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ताकि कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपको इस सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में समस्या हो, उसका आपको समाधान मिल पाए। तो दोस्तों फिर देर किस बात की, चलिए मिलते हैं आपसे जूनियर यूपीएससी प्रोग्राम में हमारे एनसीईआरटी एनिमेटेड वीडियोस के साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, यानी कि बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, ये सब चीजें हमारी लाइफ के बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। ये एक्टिविटीज हर किसी सोसाइटी में होती हैं, पर इनके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। पता है क्या है वो चैलेंज? वो चैलेंज है रिसोर्सेज की कमी, यानी कि लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब होता दरअसल में कुछ ऐसा है कि हमारे पास रिसोर्सेज हमेशा कम होते हैं, पर हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो वांट्स हैं, वो बहुत ज्यादा होती है। एंड यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। किस तरह से हम जो लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उसको फुलफिल कर पाएं, यही आपका इकोनॉमिक्स का मेजर क्वेश्चन बन जाता है। एंड जब हम किसी एक चीज को करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज को हमें छोड़ना पड़ता है, और इसी चीज को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी हम प्रोडक्शन या कंजम्पशन की बात करते हैं, हमें पता चलता है कि रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड होंगे ही नहीं। यही स्कार्सिटी है, यही कमी है जो हमें लाइफ में चॉइसेस बनाने पे मजबूर करती है। तो हमें सोचना यही पड़ता है कि कैसे इन लिमिटेड रिसोर्सेज का हम बेस्ट यूज करें। दोस्तों जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स की, तो हमें इनसे जुड़े हुए मुद्दों को भी समझना चाहिए। 3 मेजर भागों में हम इन प्रॉब्लम्स को क्लब कर सकते हैं। पहला सवाल है प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी के रिलेटेड चैलेंजेस का। जब रिसोर्सेज स्कार्स होंगे, उनकी कमी होगी, तो सोसाइटी को कुछ डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे। यही जो डिसीजंस हैं, ये ट्रेड ऑफ्स को जन्म देते हैं। आप एक चीज करोगे तो दूसरी चीज छोड़ोगे। क्या आप लोगों को अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो फूड पे करना है, क्लोथिंग पे करना है, हाउसिंग पे करना है, या फिर ये सब छोड़ते हुए कुछ लग्जरी गुड्स के ऊपर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? यही आपका पहला क्वेश्चन है प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी के रिलेटेड चैलेंजेस का। दूसरा जो भाग है वो है मेथड्स और प्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी कि प्रोडक्शन आखिर किस मींस के थ्रू हो रहा है। क्या मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्या लेबर का इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन है या फिर ये लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन है। दोस्तों तीसरा जो भाग बनता है वो है रिसोर्सेज के एलोकेशन से रिलेटेड। हर इकोनॉमी का सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि अपने स्कार्स रिसोर्सेज को वो कैसे एलोकेट करें ताकि अलग अलग गुड्स, अलग अलग सर्विसेज का अच्छे से प्रोडक्शन हो पाए। दोस्तों हमने इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को तो समझा, इसके साथ ही साथ हमें यह भी समझना जरूरी है कि हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको क्लासिफाई कैसे करें। एंड आप ये जानेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। यहां पर होता क्या है कि आपकी जो सरकार है, आपकी जो सेंट्रल अथॉरिटी है, वो इकोनॉमी की सारी एसेंशियल एक्टिविटीज को प्लान करती है। कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कौन सी सर्विस का प्रोडक्शन करना है, ये फैसले लेना आपका काम बनता है
सेंट्रल गवर्नमेंट का। कैसे उनका एक्सचेंज हो, कैसे गुड्स का कंजम्पशन हो, सोसाइटी के बीच में उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये सारे फैसले आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है एंड इसी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप क्लासिफाई कर सकते हो अंडर मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पर जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन था, वो सरकार नहीं करती। यहाँ पर किया जाता है आपके प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा, यानी कि मार्केट इकोनॉमी के द्वारा। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स, इन दोनों का इंटरेक्शन होता है। इस इंटरेक्शन से अकॉर्डिंगली हर चीज का दाम डिसाइड होता है। आप लोगों ने अपने एरिया के अंदर एक सब्जी मंडी को देखा होगा। वो सब्जी मंडी भी दरअसल में एक मार्केट इकोनॉमी का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पर बायर और सेलर आपस में कमोडिटीज को एक्सचेंज करते हैं। जो प्राइस होता है वो बायर्स और सेलर्स के बीच में म्यूचुअली बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाता है एंड वही चीज डिसाइड करती है कि कैसे प्राइवेट इकोनॉमी का रोल बढ़ जाता है। दोस्तों, तीसरा है हमारे सामने मिक्स्ड इकोनॉमी। अब जैसा इस नाम से ही आपको पता लग गया होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी है, प्लस एट द सेम टाइम आपकी मार्केट इकोनॉमी भी है, जहां पर दोनों कंबाइन हो जाते हैं। अकॉर्डिंगली वो बनता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। हालांकि वो सारी इकोनॉमीज जहां कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन सरकार लेती है और बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मार्केट के थ्रू होती हैं, वही मिक्स्ड इकोनॉमी होती हैं। बस फर्क ये होता है कि किसी जगह के ऊपर सरकार का रोल ज्यादा होता है एंड किसी जगह के ऊपर कम। अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो आप जानते होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में। यहां पर सरकार का रोल काफी कम होता है। दोस्तों, बात करें हमारे प्यारे देश भारत की, तो अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस के समय, तो वहां पे सरकार का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हालांकि थे हम तब भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही, पर गवर्नमेंट का रोल ज्यादा था। पर पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि अभी भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी है, बट सरकार का जो रोल है वो धीरे धीरे कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हमने तीनों भागों को अच्छे से डिस्कस कर लिया कि किस तरह की टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हमें देखने को मिलती हैं। अब हमें इकोनॉमिक्स को ये भी देखना है कि कौन कौन से पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं एंड यहाँ पर हमें दो मेजर पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप माइक्रो और मैक्रो से समझ ही गए होंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल यूनिट्स पे फोकस करते हैं, हम छोटी चीजों पे फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई कस्टमर को कुछ खरीदना है, मान लीजिए एक घड़ी खरीदनी है, तो क्या उसका प्रोसेस रहता है, किस तरह से उसकी डिमांड एंड सप्लाई चेंज होती है। हम ये सारी जो चीजें पढ़ते हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होते हैं। आपने अगर मान लीजिए कंपनी को स्टडी करना है, मान लो रिलायंस को स्टडी करना है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होगा। ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, यहाँ पर हम स्टडी करते हैं एक बड़े लेवल के ऊपर, जैसे कि एक देश की जीडीपी, देश में कितनी महंगाई है, किस तरह से नेशनल इनकम में बदलाव आ रहा है। ये सारे जो बड़ी बड़े फैसले हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर हमें ये समझना है कि कोई देश क्यों आखिर रिसेशन के अंदर जा रहा है, तो वो भी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा बनेगा। अब आप पूछेंगे सर दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? देखो, इंपॉर्टेंट दोनों है, माइक्रो भी मैक्रो भी। अगर हमें किसी अर्थव्यवस्था की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेनी है ना, तो उसमें माइक्रो और मैक्रो अगर हम दोनों को साथ में इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे, तो हमें उस चीज की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, एक कंप्लीट पिक्चर मिल पाएगी। दोस्तों, आज के चैप्टर के अंदर हमने ये देखा कि इकोनॉमी के रिसोर्सेज को मैनेज करने के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है और साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनके साथ जुड़ी होती है, उनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। हमने ये भी देखा कि कैसे अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं रिसोर्सेज को मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट से हो या फिर फ्री मार्केट के बेसिस के ऊपर। इसके साथ ही साथ हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को भी समझा, जो इकोनॉमी को ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए उसकी बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बन जाती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।